नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे चलते चलते मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी के मीडिया के मुखिया को प्रमुख को लेकर आए हैं। इनकी जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़े यंग एज में ये युवा अघाड़ी के प्रमुख बने, एमएलए बने, युवा मंत्री बने और बहुत इंटेलेक्चुअल के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपके बारे में मैंने जो जानकारी ली उसके अनुसार आपको एक अच्छा समझदार, सूझबूझ वाला और होशियार राजनेता कहा जाता है। सबसे पहले नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की बहुत अनुकंपा और लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद लगातार रहा और उसके चलते ही ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहा और जनता की सेवा करने का लगातार मौका लोगों ने दिया। लेकिन इतना होशियार व्यक्ति राहुल गांधी के साथ कैसे काम कर लेते आप? मुश्किल नहीं होती? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी जैसा सरल स्वभाव वाला, राहुल गांधी जी जैसा स्पष्ट विचारों वाला, ईमानदार छवि वाला और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सही निर्णय लेकर, कठिन और कठोर निर्णय लेकर, हार और जीत की परवाह न करते हुए सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति और राजनेता, उनकी इस देश में काफ़ी कमी है। मुझे फ़क्र है कि मैं राहुल गांधी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और वो मेरे नेता मुझे तो ये दिखाई दिया कि आपका ज़मीनी अनुभव राहुल गांधी से ज़्यादा है, आपका शिक्षण राहुल गांधी से ज़्यादा है, आपकी पढ़ाई उनसे ज़्यादा है, आपकी जानकारी भी मुझे उनसे ज़्यादा लगती है। मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी में इस देश का नेतृत्व करने वाले सब गुण मौजूद हैं। अगर आप केवल शिक्षा के अनुभव की बात करें तो देश और विदेश दोनों में सबसे बेहतरीन संस्थाओं में, अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर, डॉक्टर स्वामी तो कहते हो सब फर्जी थे। ऐसा है जिसका दिमाग फर्जी है, जिसकी सोच और विचार फर्जी है। डॉक्टर स्वामी के लिए ऐसा क्या है? देखिए, डॉक्टर स्वामी एक इंटेलेक्चुअल, हार्वर्ड में पढ़ाने वाले व्यक्ति है और राहुल गांधी के पास हार्वर्ड से निकाला गया ऐसा कहते हैं। जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी टर्मिनेटेड प्रोफेसर हैं हार्वर्ड के। जरा चेक करिए। इसलिए टर्मिनेटेड है कि उन्होंने मुसलमानों के प्रति जो लेख लिखा उससे अस्वाभाविक हार्वर्ड वालों को ऊपर इस्लामिक पूरा दबाव आया और उस कारण उनको निकाला गया। सुरेश जी, क्योंकि ये चर्चा डॉक्टर स्वामी के बारे में नहीं है और मुझे नहीं आप लोगों को डॉक्टर स्वामी से बहुत डर है ना। जब भी राज्यसभा में डॉक्टर स्वामी खड़े हो जाते हैं पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को उनसे ना चिंता है, ना हम हमारे विषय से भटकना चाहेंगे। बोलने क्यों नहीं देते स्वामी को? नहीं, हम हमारे विषय से भी नहीं भटकना चाहेंगे। आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पे अलग से एक चर्चा करिए, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। आज हम राहुल गांधी और ओवरऑल हम आपसे बात करें। आप मीडिया के इंचार्ज है इतने बड़े पार्टी के, आप इतने मीडिया को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ये एक समझ में नहीं आया कि ये 15 करोड़ रुपए प्रति एमएलए का रेट लगाने वाला स्टिंग बाहर आया हरीश रावत का, किसी मीडिया में उसकी बड़ी चर्चा नहीं। आपने कैसे मैनेज किया, थोड़ा समझाइए। सुरेश जी, एक 50 करोड़ का स्पष्ट इल्ज़ाम सामने आया जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए कांग्रेस के विधायकों को। मीडिया में उसकी चर्चा कैमरे में नहीं, कैमरे में स्टिंग आया। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार मीडिया को, मैं आपको इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने पकड़ा गया, मलाईदार मंत्रालय देने की बात कराए, 15 करोड़ की ऑफर कराए, फिर भी उसके खिलाफ मीडिया नहीं गया। ये आपकी मैनेजमेंट की तारीफ कर रहा हूँ मैं। अगर आप मुझे जवाब देने का समय देंगे तो अवश्य बताऊंगा। देखिए, कांग्रेस के जो 9 विधायक थे वो किसने भगाए? भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें रातों रात हवाई जहाज़ में स्पेशल एयरक्राफ्ट करके देहरादून से क्या भाजपा के मंत्री महेश शर्मा जी नहीं लेकर गए? क्या उन्हें हरियाणा और राजस्थान के 5 सितारा होटल में यहाँ की भाजपाई सरकारों ने नहीं रखा? क्या एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो 9 एमएलए या 8 एमएलए को डिफेक्शंस की इजाज़त देता है? जब सवाल जवाब नहीं है, विधायकों की खरीद फरोख्त मोदी जी कर रहे हैं, इल्ज़ाम आप हम पर लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यो नहीं है
वो तो आप उनके ऊपर आरोप लगाइए, उनको जिसको जैसे जवाब देना। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। हो भी सकता है, आप जो कह रहे हैं ऐसा भी हो और सकता है। ये वास्तविकता पर अब एक नहीं 3 अदालतों ने मोहर लगाई है। मैं और तो सुदर्शन आपसे टीवी को ये मानना ही पड़ेगा। मैं उसको ना मानने वाला कौन हूँ जो कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट पे आपके लॉयलिस्टों की इतनी बड़ी जमात है कोर्ट के सेक्टर में भी कि उसका भी आपको फायदा हुआ। खैर मैं उस पर नहीं जाता, मैं तो आपके इस स्किल को जानना चाहता मैं हूँ। इस पर अवश्य ऐतराज करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर मैं प्रश्न उठा सुप्रीम रहे कोर्ट पे हैं। नहीं, मैं आप ओवरऑल सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। वहाँ तो बहुत सारे वकील मैं और बात जज उस पे और भी नहीं, हैं। मैं आपकी इस स्किल पे समझना चाहता हूँ कि कैमरे पे स्टिंग होने के बावजूद भारत का मीडिया आपने कैसे मैनेज किया। क्योंकि फर्जी स्टिंग था और उस फर्जी स्टिंग पर एक फर्जी मुकदमा मोदी जी ने दर्ज किया। प्रश्न फिर आपकी सरकार उसको पीछे क्यों ले रही है? अगर फर्जी था तो सीबीआई उसको सीबीआई की जांच चलने देते। क्योंकि सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी का कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गया है। आपके समय में भी ऐसा आरोप लगता था। आरोप नहीं, यहाँ तो वास्तविकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, वो नमो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सीबीआई भाजपा का कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आपका ध्यान फिर आकर्षित करूंगा। उत्तराखंड में हुआ क्या? भाजपा के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस के 9 विधायकों को धनबल और बाहुबल का दुरुपयोग करके मोदी जी ने तोड़ा। नहीं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। तोड़ने का षड्यंत्र किया। वो तो कोर्ट ने एमएलए को भगाकर वो आपकी सरकार भी दोबारा स्थापित हो गई। वो तो इसीलिए हमारी सरकार वापस अगर उसमें बीजेपी ने कोई गलती की है तो भुगत भी रहे, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। हम तो आपकी मीडिया मैनेजमेंट स्किल पे बात कर रहे थे। खैर आगे बढ़ते। आप गांधी घराने के बड़े लॉयल है, लेकिन क्या आप असली गांधी, जो कि गांधी जी के पोते हैं कन्हू भाई, उनके प्रति आपके मन में नहीं लगा? जिस गांधी की हत्या का आरोप आप आरएसएस और संघ परिवार के पूरे संस्थाओं पर लगाते हैं, उसी के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री ने कन्हू भाई की हालत पूछी। उन्होंने ही अपने स्वयंसेवक मंत्री को भेजा, वो कन्हू भाई को जाकर मिले। कांग्रेस का चपरासी भी जाकर नहीं मिला कन्हू भाई को। मतलब आप कौन से गांधी, असली गांधी या नकली गांधी, किसके आप लॉयल? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गांधी एक व्यक्ति भी थे, पर गांधी एक विचार भी थे। मुझे मालूम है कि सुरेश भाई को, और मैं सम्मान करता हूं कि उनको सावरकर जी की विचारधारा में विश्वास है और इस देश में सबको अपनी अपनी विचारधारा पर विश्वास की आज़ादी है। पर गांधी के विचार की हत्या किसने की? गांधी की विचारधारा की हत्या कांग्रेस ने की, सोच की हत्या कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने की। कैसे मैं बताता हूँ, नहीं कैसे मैं बताता हूँ। सत्ता में कांग्रेस आई, आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई। जैसे वरिष्ठ पत्रकार को ये इल्जाम लगाना युक्ति संगत नहीं। आप मेरे इल्जाम को खोड़ दीजिए, पहले मैं इल्जाम लगा तो दूं। पार्टी बन गए हैं, पहले तो मैं इल्जाम तो लगा दूं। सावरकर के बारे में पार्टी हूँ, मैं सावरकर की तरफ से हूँ। मैं सावरकर के बारे में निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं सावरकर का पक्षधर हूँ। कैमरे पे बता रहा हूँ। आप मेरा आरोप सुन लीजिए। गांधी की हत्या, विचारों की हत्या कांग्रेस ने कैसे की? सत्ता के बाद, जब सत्ता में स्वतंत्रता के बाद पार्टी आई तो गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति को देख के नीति बननी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। आपने खेती छोड़ के उद्योग क्षेत्र की तरफ गए। आपने गौ हत्या बंद नहीं की जो गांधी ने कही थी। गांधी ने कहा था कि क्रिश्चियन या किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, आपने बंद किया। मेरे से सवाल का जवाब सुनिए। 67 वर्ष पहले हिंदुस्तान और 67 साल बाद का हिंदुस्तान, आपकी और मेरी उम्र लगभग बराबर है। मुझे कम से कम एक भारतीय के तौर पे इस हिंदुस्तान पे गर्व है कि हम इतना सफ़र तय करके आए, गरीबी से भी लड़ाई लड़ी, इतने सारे हमने तरक्की की, और आज ये उन नीतियों का परिणाम है। अगर उद्योग नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। खेती भी बढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन किसान मारा गया ना। आपके इतने लंबे राज के बाद आज किसान की स्थिति क्या है बेचारे की? हिंदुस्तान में इतनी आत्महत्या होती है किसानों की। मैं भी किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान परिवार से है। आज क्या आप सीने पे हाथ रख के बताइए कि हिंदुस्तान के किसान की स्थिति से आप खुश हैं? सुरेश भाई, आपको इसका जवाब जरूर सुनना पड़ेगा। सुनेंगे। यूपीए की सरकार 10 वर्ष रही। जो खेती होती थी इस देश के अंदर 1947 या 52 में, और जो 67 में होती है, वो अपने आप में कृषि कैसे बढ़ी ये उसका नतीजा है। पर ये भी छोड़ दीजिए, पिछले 10 वर्ष में, और मैं एक किसान का बेटा हूँ, खुद आज भी अपनी खेती करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, जो यूपीए कांग्रेस के शासन में किसानी की बढ़ोतरी हुई,
वो पिछले 2 साल में किसान को बर्बादी की कगार पर मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और कैसे, 1 मिनट सुनना पड़ेगा। मैं धान लगाता हूं अपने खेत में, बासमती का बेहतरीन धान होता है उत्तरी भारत में, 6,500 रुपया क्विंटल कीमत थी। मोदी जी के शासन में वो घटकर 3200 रुपये रह गई 2 साल के अंदर। मैं 1121 और 1509 किस्म का धान लगाता हूँ, 4,500 रुपया क्विंटल से 1,800 रुपये क्विंटल रह गया। मेरे पड़ोस में किसान कपास लगाता है, कांग्रेस के समय में 6,000 रुपये क्विंटल, आज 3,700 रुपये क्विंटल। गन्ना जो 310 रुपये था उस पे 10 रुपये भी दिए नहीं। दलहन की कीमतें बढ़ाई नहीं। आप तो ऐसी बातें बता रहे हैं। की कीमत बढ़ाई नहीं। मुझे तो आत्महत्या तो आपके कार्यकाल में ज्यादा हुई ना। देखिए ये सारे आंकड़े तो आप किस मंडी के कैसे बता रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं उस पर सवाल भी नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो बेसिक आंकड़ा है कि आत्महत्याएं, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पे कुछ तो आएगी ना। सुरेश भाई, एक बड़ी सीधी बात है, किसान के जेब में पैसा होगा, किसान खुशहाल होगा। कांग्रेस तो किसी की जेब में पैसे ही नहीं रखती। किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा। आप इल्जाम लगा सकते हैं पर जवाब अवश्य सुनिए। आपके इल्जाम का मैं जवाब दूंगा। आप बोलिए किसान को मैं तुम्हारी फसल की कीमत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कर्जा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा कर्जा 72,000 करोड़ जो कांग्रेस ने माफ किया नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नई नीतियां नहीं बनाऊंगा। ऐसा कब हुआ? मोदी सरकार में मैंने आपको कीमतें गिनाई। नहीं, ये जो आप जो कह रहे कर्जे वाली बात, कर्जा तो माफ होने के खिलाफ कोई बात ही नहीं की मोदी जी ने। 72,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने किसान का कर्जा माफ किया, ये तो आप मानते हैं। उससे किसान को एक बार फिर नए सिरे से अपने पांव पर खड़े होने का, स्वावलंबी होने का हमने मौका दिया। देखिए, लोग ऐसा भी कहते हैं कि उसमें आपने किसान के बजाय बैंकों को बचा लिया। देखिए, आलोचना करने वाले इस देश में महात्मा गांधी से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, ये सब रहे हैं। और आपकी पार्टी नाराज हो जाएगी। आप राम श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो पार्टी नाराज हो जाएगी। हम निंदकों को अपने नजदीक रखते हैं। राम श्री कृष्ण का नाम लेंगे आप उदाहरण देने में तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी जी जो हैं, उनका विश्वास और उनकी नीति बड़ी स्पष्ट है। वो ये मानते हैं कि हम अपने धर्म की अनुपालना करेंगे, जो मेरा व्यक्तिगत कार्य है। मेरी निष्ठा जो है वो मेरे निजी सम्मान और विश्वास का तरीका है। पर इस देश में सब धर्मों को साथ लेकर चलना मेरा राजनीतिक और नैतिक दायित्व है। कांग्रेस इस प्रकार की छद्म राजनीति नहीं करती कि हम अपने धर्म को तो माने पर दूसरे के धर्म को नष्ट कर दें, हम अपने धर्म को तो माने पर दूसरे के धर्म का तिरस्कार करें। हिंदू धर्म जो है, हिंदू संस्कृति जो है, उसका तो अभिप्राय ही सबको साथ लेकर चलने का है और सबका सम्मान करने का है। मेरा धर्म आपके धर्म का अपमान नहीं कर सकता और दूसरा धर्म जो है इस धर्म पर ना कब्जा कर सकता, ना उसको धूमिल कर सकता। जिस दिन ये देश ये समझ जाएगा, आरएसएस की विचारधारा खत्म हो जाएगी। वो तो जो होना है हो। लेकिन आज जिस धर्म की आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके बेटे का नाम अर्जुन है, पत्नी का नाम गायत्री है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, का नाम आदित्य भी है। हाँ, और आपने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी देवस्थानों का विकास भी किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ऐसे नेता जिस पार्टी में है वो पार्टी हिंदू आतंकवाद की बात करती है। हिंदू कभी आतंकी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, एक विशेष व्यक्ति ने एक बार इस शब्द का इस्तेमाल किया और आपके नेता ने, वो आपके ही प्रांत आपके नेता, हमें उन पर फक्र है, वो आपके ही प्रांत के हैं। अगले दिन ही उन्होंने इस बात के लिए क्षमा मांग ली और कहा कि शायद ये शब्द सही नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी ने अमेरिकन ब्रिटेन एम्बेसडर के साथ बात की, कहा कि हमारे देश में हिंदू आतंकवाद है। देखिए, आप विकीलीक्स ने इसको लीक किया। विकीलीक्स की बात कर रहे हैं। विकीलीक्स में तो मोदी जी के बारे में और न जाने किस किस आरएसएस और भाजपा के बारे में, उनको जब मिलूंगा तो उनको पूछूंगा, मैं उनको पूछूंगा। लेकिन मुझे बताइए, पर मैं विकीलीक्स की बयान पर विश्वास नहीं आपने सिखों के विषय में माफी मांगी, दंगों के विषय में। साध्वी प्रज्ञा को 8 साल जेल में सड़ाया आपने, आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए उसके ऊपर। एक युवा साध्वी जो कि स्पोर्ट ट्रेनर थी, स्पोर्ट, जो आपके जैसी फिटनेस थी, बहुत अच्छी तगड़ी शरीर यष्टि थी, आज बेड पे है 8 सालों से। उसकी हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को पुलिस वालों ने ऊपर उठाकर नीचे गिराया, टॉर्चर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसको गाय मांस खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, उसको ब्लू फिल्म दिखाई गई। इतना अत्याचार जिसके ऊपर हुआ,
आपके राज में हुआ, भगवा आतंकवाद के नाम पर हुआ, क्या साध्वी से माफ़ी नहीं मांगेंगे? बहुत अच्छा, मैंने इसीलिए आपको इंटरप्ट नहीं किया कि आप मेरा जवाब भी जरूर नहीं, मैं सुनेंगे। इस शो का ये विशेषता है, हम आपका एक शब्द भी नहीं काटेंगे और ये शो विदाउट ब्रेक चलेगा। आपने बहुत अच्छा कि आपने अच्छा सवाल पूछा। आपकी 5 बातें गलत थी पर इसमें। नंबर 1, मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच मुंबई एटीएस में हेमंत करकरे जी के टीम ने की। वो हेमंत करकरे जिसको वीर चक्र मिला, उसके पहले कर चुकी थी। नहीं देखिए, मैंने इंटरफियर नहीं कहा। नहीं, लेकिन आप गलत रेफरेंस दे रहे हैं। गलत बयान आप कर रहे ये हैं। आपके पार्टी को जब लगा कि अभी नहीं, मैं आपको मैं सुनने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन आपने जो आपने कहा करकरे ने शुरू की जांच, ये जो बात आप कह रहे हैं, उसके पहले आपकी दूसरी एजेंसी जांच कर चुकी थी। देखिए, मैंने कोई बात जो मैं कहूंगा वो तथ्यों के आधार पर कहूंगा, परंतु आपको सुनना आवश्यक नहीं, मैं पड़ेगा। बिल्कुल सुनूंगा, चुप रहा जब आप बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन आप गलत मत बोलिए बस। इसकी जांच मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे जी ने की, जिन्होंने 5000 पृष्ठ का आरोप पत्र इसके अंदर दायर किया। तो आप गलत कह रहे हैं कि आरोप पत्र दायर नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा पे नहीं हुआ। देखिए, साध्वी प्रज्ञा पे आरोप पत्र नहीं मेरा हुआ। आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप ये बात सुन लें एक बार। आप 5 मिनट बोले, मैंने सारे सवाल सुने, तो जवाब भी सुनना बिल्कुल पड़ेगा ना। सुनेंगे। तो मालेगांव ब्लास्ट में हेमंत करकरे जी की हेडेड मुंबई एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा और 11 और लोगों को दोषी पाया। ठीक, वो पूरी जांच जो है उन्होंने 2011 के अंदर ये आरोप पत्र, 2009 और 2011 में सप्लीमेंट्री आरोप पत्र जारी हो गया, बाकायदा कोर्ट के अंदर चला गया। उसके आधार पर ये पूरी जांच चल रही थी। सरकार बदलती है, रोहिणी साल्यान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन पर यह बाकायदा एनआईए के द्वारा दबाव डाला जाता है कि आप साध्वी प्रज्ञा और दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए। जब वो ये बयान और शपथ पत्र देती हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। आखिर में एनआईए नया शपथ पत्र दायर करती है। उसमें वो क्या कहते हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि इस देश के अमर शहीद हेमंत करकरे की ईमानदारी और उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती है एनआईए, और एक तरह से उन्हें बेईमान और आरडीएक्स प्लांट करने वाला करार देती है। एनआईए की जांच क्या कहती है कि आरडीएक्स जो लगाया गया वो हेमंत करकरे जी की टीम के द्वारा लगाया गया, और इस बारे में सब अखबारों ने एडिटोरियल लिखे कि वो जांच करने की बजाय क्या मुंबई एटीएस पर इल्ज़ाम जड़ रहे थे। दूसरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए अवश्य। सारे मकोका के चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, उसके पीछे एक षड्यंत्र है। हेमंत करकरे ने ये सारा आरोप पत्र जो है वो मकोका चार्जेस जो डीसीपी के सामने बयान थे उस पर आधारित था। जब ये सारे आप हटा देंगे तो अपने आप सारे चार्जेस गिर जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी, आरडीएक्स प्लांट करने की बात कर दी, बाकी सब अपने आप बरी हो जाएंगे। तीसरी बात, इन दोनों के साथ साथ जो मौजूदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अविनाश जी, ना अविनाश जी मुसलमान हैं, ना रोहिणी साल्यान मुसलमान हैं, ना हेमंत करकरे मुसलमान हैं। ये सब वो देशवासी हैं जिन पर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश को फक्र है, जिन्होंने देश की कुर्बानी दी। उनकी छवि, उनकी ईमानदारी धूमिल की। झूठा आरडीएक्स का इल्ज़ाम लगाया मुंबई एटीएस और हेमंत करकरे पर, मकोका के चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, और अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको कर्नल पुरोहित पत्र लिखते हैं। चलती हुई जांच में वो दखल अंदाजी करते हैं और कर्नल पुरोहित कहते हैं कि एनआईए तो मेरे खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है, तो यकायक चार्जशीट भी बदल जाती है। अब आपके पॉइंट हो गए। आप बोल रहे हैं कि हेमंत करकरे एक पुलिस ऑफिसर पर यह आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने तो इतना बड़ा पाप किया कि इस देश के सेना के ऑफिसर पे कभी भी आरोप नहीं लगा था। आपने तो कर्नल पुरोहित, जो कि सेना का एक ऐसा जवान जिसको कई मेडल भी सेना ने दिए, उसके ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता था, आपने तो सेना के जवान पर आरोप लगाए। एक पुलिस ऑफिसर की आप बात करें, आपने सेना की किए और उसको जेल में सड़ाया। भारतीय सेना जिसका कि हमको सबको गौरव है, और जो सेना इस देश के 125 करोड़ लोगों को चैन की नींद सोने के लिए खून बहाती है सीमा पर, उसके खिलाफ आरोप लगाए और आप करकरे का नाम ले रहे हैं। सुरेश भाई, जवाब जरूर सुनिएगा। अगर कोई सेना में काम गलत करे तो कोई पुलिस में करे तो मैंने 1 मिनट सुन लीजिए। आप हेमंत करकरे पर इल्जाम लगा सकते हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गलत करे। अगर वो कर, इसलिए कहा, देखिए आपने सवाल पूछा 2 बार,
मुझे एक बार भी जवाब नहीं देने दे नहीं नहीं, देखिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए इसकी तो भी तो सही। तुलना करिए ना, इसकी भी तो तुलना करिए। आप पुलिस ऑफिसर पे आरोप लगाने से आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, और एक सेना के जवान पे आरोप लगाने मैं से चुप हूँ जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए ना। ये तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पहली की कक्षा आप बोले मैं बोलूँ, फिर आप बोले फिर मैं तो फिर जवाब देने का समय बिल्कुल दीजिए। बोलिए। हाल में ही मोदी जी की सरकार में हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारियों को कोर्ट मार्शल करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट जम्मू कश्मीर में हुई। गलत किया है तो गलत करना किया ना? पड़ेगा। कल पुरोहित ने भी गलत किया तो हम करकरे भी जाएंगे। तो गलत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हेमंत करकरे जो ने- करकरे एक हिंदू साध्वी पे हाथ उठा सकता है, वो करकरे ये भी कर सकते हैं। देखिए आप जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं, जिसने अजमल कसाब से लड़ाई लड़ी, जिसने उग्रवादियों से लड़ाई लड़ी, आपको दुख जिसने है अपनी उसमें? जान की सर्वोच्च कुर्बानी दी, आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एतराज करता हूं आपके चैनल मैं पर। एक इन्वेस्टिगेशन की बात पर जिसका आप जिक्र करें उस पर मेरी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। आपके महासचिव तो करकरे की हत्या के पीछे और जो मुंबई ताज होटल पर हुआ अटैक, इसके पीछे आरएसएस और इजराइल थी, इसका बुक रिलीज करते दिग्विजय जी सत्ता में रहते हुए। देखिए 26/11 मुंबई हमलों के अंदर किसने किया है हमला? आप क्या मानते, किसने किया? सारे देश को मालूम है, कांग्रेस ने सजा दी। अजमल कसाब को कांग्रेस ने फांसी दी। पाकिस्तान ने किया। तो ये इजराइल और आरएसएस ने हमला किया, ऐसा पुस्तक का रिलीज करने वाले दिग्विजय सिंह आपके पार्टी में कैसे अभी भी? क्या मैं आपको एक और बताऊं? नहीं, दिग्विजय अभी सिंह पे हाल जवाब में दीजिए ही- ना। दिग्विजय सिंह अभी भी कांग्रेस में कैसे? हाल में ही मोदी जी ने पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई। उन्होंने कहा पठानकोट का हमला हिंदुस्तान की फौज ने किया था। इसकी तुलना नहीं हो सकती तो ना। क्या मोदी जी से आपने जवाब मांगा? अब मैं चलते चलते मैं पूछूंगा, ये देश को सवाल है और ये जरूर पूछूंगा। भाग्य से मोदी जी सुरेश भाई को कभी जवाब आप नहीं देने वाले। देखिए, ये मैं चलते चलते करूंगा और उसकी सीढ़ी आपको दिखाऊंगा, और इस इंटरव्यू से मैं उनको अपील करूंगा। बिल्कुल। और मुझे पता है Joint वो इस देश के investigation। ऐसे प्रधानमंत्री है, वो कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं, वो जरूर चलते चलते में आएंगे। वेल ये हम भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनसे ये इतना तीखा सवाल जरूर पूछें कि पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इल्जाम लगाकर चली जाती है। सच तीखा हो सकता है, लेकिन सच सच होता है। दिग्विजय सिंह का निमंत्रण दे देते हैं। दिग्विजय सिंह का आप जवाब दीजिए। तो बात कर रहे हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो आईएसआई को बुलाकर लाए। वो तो जो फिर हर भी रोज हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र तो कर फिर रही भी है। वो जाकर नवाज शरीफ के पास दावत खाते हैं और इधर पाकिस्तान हमला करता है, पर सुदर्शन टीवी उनसे कोई प्रश्न पूछता नहीं। ये भी सोचने वाला प्रश्न हमने है। तो बिंदास बोल किया इसके ऊपर। हमने तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर इस देश का हर नया प्रधानमंत्री जो नए तरीके अपनाता है, इस पर हमारे आपत्ति है। फिर कैमरे पे बता रहा हूँ, पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आप मक्खन लगाइए, पाइप में डालकर बिठाइए, सिर्फ एक तरीके से सीधी हो सकती है, डंडा ऊपर करने पे जैसे कुत्ता पूंछ डालता है। शब्द शायद थोड़ा तीखा लग सकता है, पाकिस्तान की तुलना इससे बेहतर नहीं हो सकती। और कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को अगर गले लगाता है तो वो गलत करता है, ऐसा मैं दोबारा यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब बोलिए। मैं अपने घोर विरोधी के प्रति भी अपशब्द का, क्योंकि मेरी संस्कृति है इस देश की और आपकी भी है, मुझे मालूम है आप थोड़ा भावना में बह गए इसलिए नहीं, आपने बहने ऐसा क्या शब्द हो सकता है। देखिए, देश के लिए परंतु कटु बोलने की जरूरत पड़ती है तो बोलना चाहिए। इस देश की संस्कृति जो है वो हमारे घोर से घोर विरोधी। आप देखिए, लेकिन ये कैसी संस्कृति है जो साधु संतों को जेल में डालती है? जो हमारे साधु संतों को जेल बड़े में से डालती बड़े है। राजा जब हार भी गए और जब उनसे सिकंदर ने पूछा, मैं आपको याद दिलाऊं कि आपसे कैसा व्यवहार हो, तो उन्होंने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा से करे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, अफजल खान की डेड बॉडी शिवाजी महाराज ने वापस दे दी पूरे सम्मान के साथ। छत्रपति शिवाजी अपने आप में इस बात हाँ, के- लेकिन हुआ क्या आगे? उनको लेकिन अपने लेकिन घोर उसका विरोधियों परिणाम का क्या हुआ? सम्मान जरूर उसका परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने इतने बार माफ किया, अंतिम बार उसने छोड़ा नहीं। उसने तो इतनी यातनाएं दी। आज अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की डेड बॉडी पर से गुजरते हैं मदरसे में नमाज पढ़ने के जाने के लेके। मैं आपको एक उदाहरण- जिस अफजल खान को शिवाजी महाराज ने जगह दे के अपना मदरसा बनवाया, 60 एकड़ जमीन दे दी उसकी जो भी विधिवत चीजें हो उसके लिए। आज वहाँ पर ऐसा त्योहार बनाया जाता है कि जो शिवाजी महाराज के खिलाफ होता है, वहाँ नारे लगते हैं। हिंदुस्तान ने जब भी उदारता दिखाई, जब भी बड़ा हृदय दिखाया, जब भी बड़प्पन दिखाया, उसको भुगतना पड़ा है। पर मैं एक आपको बात बड़ी विनम्रता से ज़रूर कहूँगा और एक मित्र के भांति तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, आज भी पृथ्वीराज चौहान पूरी दुनिया में अपनी उदार हृदयता के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपनी सरल वाणी के लिए, अपने प्रेम भाव के लिए
शौर्य के लिए। शौर्य के लिए। और छत्रपति शिवाजी भी, एक तरफ शौर्य, दूसरी तरफ उदारता, दुश्मन के प्रति भी सद्भाव रखकर कटुता पूर्ण व्यवहार ना करना, यही इस देश की हजारों वर्ष पूरी संस्कृति है। बिल्कुल है, और यही उसका इस देश अभिमान की है हमको। खूबसूरती कि हम हम गुलामी गर्व के करें। गुलामी के प्रतीकों को संजोए रखेंगे। देखिए, महाराणा प्रताप कम्युनल हो गए और अकबर सेकुलर हो गया। यहाँ लड़ाई किसने लड़ी? इस देशवासियों ने लड़ी, औरंगजेब से भी। हाँ। इस देश में जब दीने इलाही आया, जिसमें सब धर्मों का सबसे खूबसूरत और जहाँ हिंदुओं को संरक्षण भी दिया गया, बढ़ने का मौका दिया गया, वो अकबर के समय में। जहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, वो औरंगजेब के समय में। तो औरंगजेब भी इस देश के इतिहास का हिस्सा है। हाँ, और लेकिन अकबर विलन भी। है, विलन है, औरंगजेब विलन है। हाँ, तो रहेंगे ना। चलिए, बात अच्छी। आप पहले कांग्रेसी नेता है जिसने कैमरे पे ये स्वीकार किया कि औरंगजेब भी विलन है। ये मैं आपका इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, एक और आगे बढ़ाऊंगा उससे भी। औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। औरंगजेब धार्मिक भेदभाव के लिए हमेशा जाने जाएंगे। औरंगजेब हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ने के लिए हमेशा जाने जाएंगे। पर जहां औरंगजेब है वहां अकबर भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। यही इस अबे देश की अकबर गंगा का जमुनी आप तहजीब लोगों है। ने 67 साल में उतनी महिमा मंडन किया अकबर के। अकबर ही तो था जिसने यहाँ पर डांस बार, आज की भाषा में कहूँ तो, चालू किए। देखिए, अकबर ही था जिसने हम इतिहास के पन्नों को मोड़कर देख सकते हैं और बहुत लोगों की उसमें आलोचना हो सकती है, क्योंकि आपने एक मूलभूत बात देखिए, की, इन लोगों ने 1000 साल सर्वधर्म राज किया। समभाव। 1000 साल में इतिहास लिखने वाले इनके चाटुकार थे। सारे इन्होंने लिखे। कोई राजा अपने विरुद्ध का इतिहास कैसे लिखने देगा? सुरेश भाई, मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए कर रहा हूं कि हमारी एक खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब इस देश की, और सर्वधर्म देखिए, समभाव। कायरता को संस्कृति मत बनाइए। नहीं, कायरता ये संस्कृति इन नहीं हो इन सकती। दुष्टों के खिलाफ बोलना कायरता है, और इसको संस्कृति मत बनाइए। मेरा आप आपसे- तो हरियाणवी शेर आदमी हैं। आप कहाँ इसमें मेरा पड़े आपसे एक हैं? निवेदन आप अवश्य होगा। राजनीति के लिए मुलायम सिंह होने की तरह मत जाइए। आप क्या, भगवान ने सब दिया आपको, राजनीति क्या देने वाली है? मेरा आपसे एक जरूर निवेदन है, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, वो गुलाम रहती है। तो कहीं ना कहीं इतिहास भी उनको भूल जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इतिहास से आप सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं, पर इतिहास मिटा नहीं सकते। ठीक? अगर इतिहास हमें ये सबक देता है कि जो औरंगजेब ने किया हिंदू धर्म के साथ या किसी और धर्म के साथ, वो हम ना करें। हम हिंदू तो कर ही नहीं सकता ऐसा। मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए इस देश में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू बाहुल्य हैं, ये भी एक सच्चाई है, जैन भी है, बुद्ध भी है। यही तो एक ऐसा मुल्क है जहां वो धर्म जो कहीं शायद जिंदा नहीं है दुनिया में, वो यहाँ है। धर्म आज भी जिंदा है। हाँ, और ऐसे धर्म को आप असहिष्णु कह रहे हैं। और इसीलिए जब असहिष्णुता आप दिखाते हैं, असहनशीलता दिखाते हैं दूसरे धर्मों के लिए, तो वो मेरी संस्कृति और मेरी तहजीब, मेरे तरीके, मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरे विचार उसके खिलाफ है, क्योंकि ये भारत की आस्था नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं रहा है ना। आप लोगों को आप मार लोगों ने नहीं तो एक सकते, अमेरिकन निकाल नहीं सकते। आप तो आप उनकी तुलना किसी जानवर से कर नहीं सकते। लेकिन और उनके आप पापों को बता तो सकते हैं, और आप उनके देशद्रोह को बोल तो सकते हैं, क्या आप उसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं। माफ कीजिए, अगर औरंगजेब ने कुछ किया तो क्या उसके लिए आज किसी को यहाँ सजा दी जा सकती है? यही मानसिकता की कमी है। नहीं, उसको दी जा सकती है जो औरंगजेब को हीरो बना रहा है, उसको देनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस देश में आज 2000-4000 साल पुराना इतिहास महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं, पर इस देश में जो आज समस्याएं हैं, इस देश में जिस प्रकार का वातावरण है, अगर मैं केवल आपसे इसलिए घृणा करूं कि आप एक विशेष सावरकर की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो यह अनुचित होगा। देखिए, सावरकर तो एक बड़े महान देशभक्त थे। हम दोनों इसमें भिन्न हो सकते हैं। आप जिस मीडिया सेल के प्रमुख है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा। मैं आपके अभी ऑफिस में बैठा था तो वहाँ सावरकर जी का भी पुस्तक था, देश के महान वीर जिन्होंने देश के लिए जान दी, उनका, उसमें सावरकर जी का भी पुस्तक था। ऐसे मीडिया सेल, ऐसे सुसंस्कृत व्यक्ति के द्वारा सावरकर के ऊपर इतनी घटिया शब्दों में अपमानित करने वाली पोस्ट डालना, यह अपने आप में
मतलब क्या मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको एक निवेदन करूंगा। मैं समझता हूं एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति शालीन भाषा का इस्तेमाल इस देश की पहली संस्कृति है। आपने किया सावरकर के प्रति? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मैंने जैसा कहा कि मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि मेरे और आपके विचार भिन्न हैं। तो सावरकर उनका भी करिए ना, सावरकर का सम्मान करिए। कोई हो सकते हैं हमारी वैचारिक भिन्नता। हमें ये भी लगता है कि वो एक विचारधारा है जिसने गांधी की विचारधारा का कत्ल किया। विचारधारा का ये मेरा विचार हो सकता है, इससे आप असहमत हो सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वैचारिक बात में कोई विरोध नहीं। वापस वहां लेकर आऊं, इस देश में सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जैन, बुद्ध और दूसरा कोई धर्म का व्यक्ति आए वो रहे और फले फूले, उसके प्रति हमारी असहनशीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें पाकिस्तान से अलग बनाता है। ऐसा सावरकर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सावरकर पर नहीं हूं। नहीं, मैं आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया है कि जब सुरजेवाला जी मिले तो ये ज़रूर पूछिए कि सावरकर के खिलाफ 2 पोस्ट आपने डाली, ये बहुत बड़ा पाप किया है। मेरा आपसे सादर निवेदन है, आप ये आश्वस्त करेंगे कि दोबारा आप सावरकर के खिलाफ पोस्ट नहीं डालेंगे? मुझे हर बार जब ये लगेगा कि सावरकर की विचारधारा और गांधी की विचारधारा, गोडसे की विचारधारा इस देश को नहीं चाहिए, इस देश को गांधी की विचारधारा चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका मानना आप तक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप सावरकर के खिलाफ इस भाषा की पोस्ट, जिस सावरकर ने 30 किलो रोज तेल निकालते थे, आज हम अगर 30 ग्राम पसीना निकलेगा तो हम एसी में जाके बैठते हैं। 30 किलो तेल निकालते थे कोलू को लगा के। जिस सावरकर ने सामाजिक समरसता के लिए इस देश में सबसे ज़्यादा काम किया, हिंदू मंदिरों में दलितों का प्रवेश का काम सावरकर ने किया। सावरकर है थे जिन्होंने पुस्तकों में बंदूकें विदेश से भेजी। हिंदुस्तान में क्रांति का काम उन्होंने विदेशी धरती से करने वाले पहले क्रांतिकारक थे। ऐसे विद्वान, भाषा का काम उन्होंने किया, नाटक लिखे, क्या क्या मतलब उनकी ऐसी प्रतिभा, चौमुखी प्रतिभा है, बल्कि दशोमुखी प्रतिभा है। ऐसे व्यक्ति को इस देश के युवा बच्चों का आदर्श बनाने के बजाय आप उनके खिलाफ लिख रहे हैं। और इतने उच्च शिक्षित व्यक्ति मीडिया सेल का प्रमुख है, कोई देसी लाके बिठाया होता तो बात और थी। देखिए, मुझे देसी होने में तो कोई गुरेज नहीं। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में आपसे एक आश्वासन हम चाहेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत प्रतिक्रिया आई है आपको लेकर, जो इंटरव्यू का मैंने पोस्ट डाला था कि आप मीडिया के प्रभारी है, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी है, कभी चलते चलते में राहुल गांधी भी आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं माननीय राहुल गांधी जी से आपका निवेदन पहुंचा दूंगा और मुझे विश्वास है कि वो सारे मीडिया के मित्रों से बिल्कुल आमने सामने बात भी करेंगे और आपके कार्यक्रमों में जैसे ही वो इंटरव्यू देना शुरू करेंगे, हम सबसे पहले आपकी जो आपका निवेदन है से हर्ष उनके समक्ष रखेंगे। बिल्कुल, आपने समय निकाला, बड़ी अच्छी बातें कही और कम से कम आपने कई ऐसी चीज़ें स्वीकार की जो जनरली जो कांग्रेस नेता करते नहीं। ये साहस भी आपने दिखाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।